नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सर आपका अपने इस YouTube चैनल आरडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए लेके आया हूं साइकोलॉजी के क्वेश्चंस जो कि पेडागोजी के रहेंगे और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से आपको वो क्वेश्चंस तैयार करने हैं। क्वेश्चन कोई भी रटना नहीं है, उसको समझना है और लॉजिक तरीके से उसका आंसर याद करना है, क्योंकि लॉजिक लगेगा तो वहां पे हमें ऑप्शन देखकर ही आंसर याद आ रहेगा, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। कुछ बेसिक नॉलेज होती है जो कि जैसे कुछ नेगेटिव वर्ड हैं वो कभी प्रयोग नहीं करते, जैसे बच्चे को दंड देंगे, बच्चे को बाहर निकाल देंगे अगर शोर कर रहा है, तो इस तरीके के नेगेटिव वर्डों को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको इजी बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। तो हमने ये वीडियो एक बना रखा है जिसमें हमने बताया हुआ है कि जो अधिगम की परिभाषाएं दी हुई थी, उसमें अधिगम की परिभाषाओं में हमने बताया था कि जो स्कैन की कमी जो मशीन लेके आया था स्किनर नाम उसका कैसे पड़ा था, स्कैन की मशीन से। तो स्कैन की मशीन में उसने क्या किया था, एक के बाद दूसरा परिवर्तन किया था, उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद दूसरा परिवर्तन। तो वहां से हमें तुरंत याद आ गया उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद दूसरा किसने किया था, स्किनर ने। किसमें, स्कैन करने की मशीन में। तो यहां से हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, स्किनर। तो इजीली हम लगा सकते हैं इसका आंसर सी, स्किनर। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। बिल्कुल आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन, बस आपको सोचना है। जैसे ही क्वेश्चन में उसने कहा समूह विधि, तो आप समझ जाइए ऐसी विधि जिसमें इकट्ठे होकर काम किया जाता है उनको बोलते हैं समूह विधि। अब इसमें कैसे सीखते हैं बच्चे, समूह बनाकर सीखते हैं। तो समूह बनाकर ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो बता रहा है कि समूह में सीख रहे हैं। जैसे वाद विवाद, वाद विवाद में मतलब एक अकेला कोई बंदा वाद विवाद नहीं कर सकता जब तक सामने कोई ना बैठा हो, इसका मतलब ये समूह हो गया एक वाद विवाद में। ठीक है। अगर आया कार्यशाला, अब कार्यशाला में अकेला बंदा कार्यशाला में नहीं होता, क्योंकि कार्यशाला होता है एक बड़ा कोई भी शाला लगा दो किसी के आगे, जैसे गौशाला, तो वहां पर क्या है कि बहुत सारे लोगों का समूह हो जाता है, उसको बोलते हैं कार्यशाला। कार्य करने वाले समूह यहाँ रहते हैं, उसको बोलते हैं कार्यशाला। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो गया, समूह विधियों द्वारा ही सीख रहे हैं। यहाँ पे विचार गोष्ठी मतलब अपने अपने विचार रखना, मतलब अपने अपने विचार दे रहे हैं कि इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या, यहाँ भी एक समूह बन गया। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये सभी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप इजीली बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऐसे हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई छात्र आपके प्रश्न के उत्तर नहीं देता है तो आप क्या करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्रिएटिविटी के लिए, बस आपको सोचना है। पहले आपने कहा स्वयं बता देंगे तो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं सोचेगा, हमेशा डिपेंड हो जाएगा कि अब टीचर बता देगा, तो इसलिए ये तो बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता। सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, हाँ कह सकते हैं, ध्यान रखना, लेकिन आपका ये उत्तरदायित्व तो नहीं है। अगर आप पुस्तक से सहायता लेने को कहेंगे इसका मतलब आप नहीं चाहते मेहनत करना। तो इसका मतलब यहां पर पूछा है छात्र आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेगेटिविटी दिखा रहा है टीचर की। अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि आप उस काम को ना करके और दूसरे बच्चों पे डाल दे और वो बता दे तो आप फ्री रहे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगला जो ऑप्शन है उसमें दिया उत्तर न देने का कारण जानेंगे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत बड़ी बात कही हुई है, आपको बस यही समझना है। उत्तर न देने का कारण जानेंगे। अभी यहां पर बात आ रही है सिर्फ पढ़ने से, बच्चे को पढ़ने के अलावा भी कोई भी दिक्कत हो, पढ़ने के साथ साथ कोई भी दिक्कत हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस दिक्कत को जानने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा ऑप्शन कहीं भी मिलेगा हमें, उसकी ज्यादा संभावना होती है सही होने की। तो ध्यान रखना, यहाँ पर उत्तर न देने का कारण पहले जानेंगे, क्योंकि कारण जानेंगे तभी हम उसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में सही क्या है, मतलब बच्चा सीख रहा है तो उसमें क्या सही है। तो अधिगम प्रक्रिया है, हाँ बिल्कुल, अधिगम चलता रहता है, हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, तो अधिगम क्या होगा, एक प्रक्रिया है। अधिगम प्रतिफल है, प्रतिफल मतलब रिजल्ट। अब हम कुछ सीखते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है, तो इसका मतलब अधिगम प्रतिफल भी हो गया। तीसरा, ए और बी दोनों अभी तक तो सही है, दोनों है। अधिगम हर परिस्थिति में नहीं होता, कल बताया था, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है और हर परिस्थिति में होता है, कुछ न कुछ हमेशा कैसी भी परिस्थिति हो हम सीखते हैं। इसका मतलब क्या है, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हर परिस्थिति में अधिगम होता है। लेकिन सी जो दे रखा है वो सही है, क्योंकि दोनों ही क्या है, अधिगम है, प्रतिक्रिया और प्रतिफल।
ऐसे समझेंगे। अगला क्वेश्चन 5वां, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। मतलब समायोजन क्या होता है, लोग समूह के साथ रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, कुछ भी दिक्कतें ना आए एक दूसरे के बीच, इसको कहते हैं समायोजन। मतलब अच्छे से माहौल बना रहे, संतुलन का। तो पहला ऑप्शन दिया था इनमें, मतलब उसने कहा है सही नहीं है। तो पहला यह संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल हमने बताया संतुलन बना रहे, तो ये पहला ऑप्शन सही है। लेकिन उसने पूछा गलत क्या है, यह समस्या समाधान करता है, बिल्कुल। अगर यहाँ समायोजन खत्म हुआ वहां समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, यानी कि ये समस्याओं का क्या करता है, समाधान करता है। तो बी भी हो जाएगा, सही है हमारा। सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये बात आ गई। देखो अगर जैसे ही समायोजन खत्म होगा, हमने क्या बताया, समस्या खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब अगर समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तभी हमारी समस्याएं खड़ी नहीं होती हैं। इसका मतलब ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ना कि कभी कभी चलने वाली या रुक रुक कर चलने वाली। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन अभी तक गलत है। उसने यही पूछा था कि क्या सही नहीं है, ये बात सही नहीं है, निरंतर चलता है समायोजन। तो समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंता से घिर जाता है। अनुपस्थिति में, बिल्कुल सही बात है, जहां समायोजन नहीं होगा, लोगों के मत नहीं मिलेंगे, वहां क्या होगा, तनाव होगा, संघर्ष होगा और चिंताएं हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल सही है डी। लेकिन सी गलत बात कह रहा था कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये निरंतर चलता है समायोजन। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं 6 क्वेश्चन की। माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे। बस आप एक बार विचार कीजिएगा और बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन पहला दिया हुआ है, विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है इसलिए स्वकेंद्र सही है। नकल में सुविधा होती है इसलिए। अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं इसलिए। दूसरे केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं इसलिए। तो ध्यान रखना, इसमें नकल में सुविधा होती है इसलिए ऐसा सोच के नहीं बनाए जाते स्वकेंद्र, तो ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया। अब यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई, तो नेगेटिव पहले वर्ड उठा लेते हैं। अगला, अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं। अगर अच्छा बच्चों के बारे में नेगेटिविटी दिखा रहे हैं कि दूसरे पर जाते हैं तो ये बिगड़ जाते हैं, इसका मतलब ये ऐसा नहीं है। इस वजह से स्वकेंद्र नहीं जाते, मतलब स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त नहीं है क्योंकि बच्चे दूसरों पर अनुशासित रहते हैं। अगला, दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है क्योंकि दूसरे पर परीक्षा निराश हो जाएंगी तो स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली इसीलिए बनाई जाएगी क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ ऐसा जरूर होता है, थोड़े हिचकते हैं, लेकिन निराश में और हिचकना में थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ हतोत्साहित की मतलब दिया गया है हिचकने से, तो निराश तो नहीं होते लेकिन वो थोड़े से हिचक जरूर जाते हैं, ये तो होता है। लेकिन विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, ये बिल्कुल सही बात है। मतलब बच्चों को विद्यालय से दूर न जाना पड़े, परीक्षा देने के लिए कोई असुविधाएं नहीं हो, इसलिए क्या करते हैं हम स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली प्रयोग करते हैं, ना कि नकल की सुविधा के लिए या अनुशासित रहे। अनुशासित तो अपने यहाँ भी रह सकते हैं और दूसरे के यहाँ भी रह सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता। अगला जाएगा, समूह कारक सिद्धांत के जनक हैं। तो हमने अपनी स्टोरी में बुद्धि के सिद्धांत में बताया हुआ है समूह कारक सिद्धांत, और ये बुद्धि का ही समूह कारक सिद्धांत में हमने बताया था कि उसने क्या किया था, समूह बना के डेली मतलब रोजाना पीना शुरू कर दिया था, तो उसकी क्या बन गई थी, प्यास, थ्रस्ट। तो हमने 2 मनोविज्ञानी बनाए थे यहाँ पे, डेली मतलब कैली डेली से बनाया था, थ्रस्ट मतलब थ्रस्टर बनाया था, प्यास बन गई थी रोजाना पीने की। तो ये समूह कारक सिद्धांत जो था वो दोनों में से एक भी में ऑप्शन नहीं है, स्पीयरमैन, स्किनर और बी नहीं, मतलब इसके थे कैली या थ्रस्टन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। समायोजन के संदर्भ में क्या सही नहीं है, यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। इसका आंसर क्या था, सी। गलत पूछा हुआ था, क्या सही नहीं है, तो इसका सी आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्यों, मतलब टीचर को ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछने चाहिए, क्यों पूछने चाहिए। पहला ऑप्शन है, प्रधानाचार्य प्रसन्न होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानाचार्य को प्रसन्न करने के लिए मतलब प्रश्न नहीं पूछे जाते, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कक्षा कक्ष में अनुशासन रहता है, प्रश्न पूछने से अनुशासन नहीं रहता। अगला, छात्रों को अभिव्यक्त का अवसर मिलता है, बिल्कुल, जब प्रश्न पूछोगे तो बच्चों को बोलने का मौका मिलेगा, और वही क्या है, अभिव्यक्ति का अवसर। तो अगला है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक तो खुद पूछ रहा है, उसको अभिव्यक्ति का मौका नहीं चाहिए होता है, छात्रों को चाहिए होता है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, के बच्चों को अभिव्यक्ति का मौका मिल जाता है। अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सही है, मतलब जो सिद्धांत दिया था उनके अनुसार
इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 चरण दिए थे और इन्होंने अपने चरणों में बताया था कि बच्चे 4 चरणों में चलते हैं और एक भी चरण को छोड़कर डायरेक्ट दूसरे या तीसरे चरण में नहीं जाते, प्रत्येक चरण से होकर गुजरता है प्रत्येक बालक। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से क्या था। पहला है जीन पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। मतलब चरणों में भी कह रहा है कि अपेक्षा मतलब ऐसा नहीं होता चरणों में बढ़ता है, मतलब लेकिन निरंतर चलता है। इसने नेगेटिव वर्ड यूज किया था, लेकिन उन्होंने बताया था कि चरणों में चलता है। यहाँ पे क्या है, संज्ञानात्मक विचार चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा, मतलब चरणों में आगे नहीं बढ़ता, उसकी अपेक्षा क्या होता है, निरंतर चलता है। इसका मतलब ये गलत हो गया। पियाजे ने 5 चरण दिए थे, नहीं बिल्कुल 4 दिए थे, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। उन्होंने किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल बोला था बच्चा प्रत्येक चरण से होकर गुजरता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा पहले चरण से दूसरा डायरेक्ट तीसरे में पहुंच जाए, ऐसा नहीं है, प्रत्येक चरण से होकर गुजरता है, ये बात उन्होंने बोली थी। तो किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, ये आंसर इसका हो गया। इसका फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बच्चों की सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों को बदला जा सकता है, बिल्कुल नहीं। बच्चों की संस्कृति के हैं तो चरण थोड़े ना बदल जाएंगे उनकी एज के हिसाब से, बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगला देख लेते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है, मतलब अधिगम को कौन से पर्यावरणीय कारक मतलब प्रभावित कर रहे हैं। तो पहला है सामाजिक परिवेश, दूसरा थकावट, तीसरा मानसिक स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना यहाँ पर बढ़ आया पर्यावरणीय कारक। और पर्यावरणीय कारक कौन से होते हैं, जो पर्यावरण मतलब एटमॉस्फेयर आपके चारों तरफ जो फैला हुआ है उसको पर्यावरण बोलते हैं। तो सामाजिक परिवेश जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, बिल्कुल सही बात है, ये पर्यावरणीय कारक है और ये हमारे अधिगम को प्रभावित कर रहा है। लेकिन थकावट और मानसिक, ये दोनों पर्यावरणीय कारक नहीं है, क्योंकि ये हमारे जीन्स के रिलेटेड हैं और पर्यावरणीय नहीं हुए, आनुवंशिक हुए, इसलिए ये प्रभावित नहीं करेंगे लेकिन पर्यावरणीय कारकों में से नहीं होंगे। तो अधिगम को प्रभावित ये भी करते हैं, थकावट और मानसिक स्तर, लेकिन ये पर्यावरणीय नहीं है। क्या है, ये है हमारे आनुवंशिक। तो पर्यावरणीय कारकों में कौन सा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक परिवेश। तो आंसर ए उसका एग्जैक्ट होगा। अगला देख लेते हैं। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे हैं, मतलब जो वातावरण के संपर्क में आए और विकसित हो गए, तो उन प्रेरकों को क्या कहते हैं। तो पहला है जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक और उपरोक्त सभी। तो देखो, जन्मजात प्रेरक होते हैं जो बच्चा पैदा होता है और अपने साथ लेकर जो पैदा होता है गुण, उनको प्रेरक बोलते हैं। प्राकृतिक मतलब जो पैदा होने के बाद उसे समाज मतलब एटमॉस्फेयर वातावरण से मिल जाते हैं। कुछ अर्जित होते हैं जो वो बड़ा होकर अपने आप स्वयं अर्जित करता है। तो ये तीनों ही जो हैं वो हमारे कैसे हैं, वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जन्मजात तो होते हैं वो भी विकसित हो जाते हैं। जैसे किसी का कलर रंग होता है जन्मजात के हिसाब से होता है, लेकिन बाद में जैसा वातावरण मिलता है उसका वैसा परिवर्तित हो जाता है। तो जन्मजात प्रेरक भी कैसा हो गया, विकसित हो गया। प्राकृतिक प्रेरक और अर्जित प्रेरक में वो तो चेंज होते ही रहते हैं, जैसे उसका मनोवृत्ति है प्राकृतिक में आ जाती है और अर्जित में भी आ जाती है। तो ये क्या है, इसके सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर बेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला बात कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं, ध्यान रखना शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक थे वो थे थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक, थोर्नडाइक ऐसे याद कर लेते हैं, थोर्नडाइक करते थे ये शिक्षित थे मनोविज्ञानी। ऐसे मनोविज्ञानी जो थोर्नडाइक करते थे वो कौन कहलाए, थॉर्नडाइक, क्योंकि वो शिक्षित थे, मतलब शिक्षित हो जाएगा, शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हो जाएंगे थॉर्नडाइक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, मतलब जो मानसिक रूप से मतलब मेंटली बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, स्वस्थ हो, वो उसका क्या लक्षण है। वो सहनशील होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मानसिकता का सीधा संबंध है सहनशीलता से। आत्मविश्वास, बिल्कुल दिल और दिमाग की ही बात होती है इसमें, तो माइंड से ही पूरा आत्मविश्वास का संबंध है, तो बिल्कुल ये भी होगा। संवेगात्मक मतलब संवेग जो आते हैं वो भी माइंड से ही होते हैं। तो ये तीनों ही हमारे कैसे हैं, ये स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है और अच्छे लक्षण है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर का, ये सभी। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला बात कर लेते हैं। व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप देखो, आपके लिए फिर से एक अच्छा क्वेश्चन आया है, तो आप क्या करेंगे, आप बताएंगे इसमें से आंसर इसका। पहला है उसे दंड देंगे, दूसरा कक्षा से बाहर निकाल देंगे, तीसरा है चुप रहने के लिए कहेंगे और चौथा है धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनेंगे। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर, मैंने क्लू दिया था इससे पहले कि जैसे ही दंड की बात आएगी नेगेटिव वर्ड हो गया, बिल्कुल गलत आंसर है पहला, हो ही नहीं सकता कि हम आपको दंड देंगे। कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ये किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ कि बच्चे को अगर कक्षा से बाहर निकाल दिया तो वो समाधान हो गया, तो ये भी नहीं करेंगे हम। चुप रहने के लिए कहेंगे, बच्चे को दबाएंगे नहीं, क्योंकि उसको क्या है कोई दिक्कत भी हो सकती है, तो उसका पता नहीं करेंगे, तो वैसे ही नहीं दबाएंगे हम उसको, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। अगला आएगा धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनेंगे। देखो फिर से वही बात आ गई
कि कारण जानने की बात कर रहा है यहाँ पे, धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनेंगे मतलब कारण जानेंगे। तो सबसे बेस्ट होता है, आप ध्यान रखना, जहां भी समस्या की बात आए और कारण जानने की बात होए वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनेंगे, ध्यान रखना। अगली बात आ जाती है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। तो समझ में आ जाना चाहिए कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने वाले हमारे वाटसन महोदय थे, और इन्होंने लास्ट में, सबसे लास्ट अभी जो चल रहा है, उससे पहले लोगों ने अलग अलग कहा था, आत्मा का विज्ञान भी, चेतना का भी। तो इस हिसाब से सबसे लास्ट में आके वाटसन ने बोला था व्यवहार का विज्ञान, तो वो अभी चल रहा है। इसके बाद किसी ने मनोविज्ञान की कोई ऐसी परिभाषा नहीं दी या ऐसा कोई अर्थ नहीं बताया जो वाटसन ने बताया। तो अभी चलन में भी क्या है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, और ये कहा था वाटसन ने। अगली बात कर लेते हैं क्वेश्चन 17 की। निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब गलत पूछा हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड ध्यान रखा करना, क्योंकि गलत की बात आ जाए तो हमें ऐसा लगता है कि ये और उल्टा आंसर होगा इसका। बिल्कुल जैसे ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षा द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे देख, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से वर्ड आ गया। देखो ऐसे वर्ड जब आते हैं ना आपको, जैसे केवल, मात्र, आवश्यक रूप से, ये क्या है कि एक लिमिट बांधते हैं, और इस लिमिट बांधने का मतलब है जो ज्ञान हम संचरण करते हैं उसकी एक सीमा हो गई, लिमिट के, इसकी वजह से होता है, और जबकि ऐसा नहीं है। जैसे पहला हमने क्या बोला, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा ही किया जाता है ऐसा बोलना चाह रहा है, बाकी ज्ञान किसी से माध्यम से नहीं मिल सकता। तो ये पहले ही हमें समझ में आ गया, ये गलत है। दूसरी बात पढ़ लेते हैं, ऑप्शन और भी। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। बिल्कुल सही बात है, पूरे प्रीवियस ज्ञान से जोड़कर, मतलब पूर्व ज्ञान से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना तो वो इजी हो जाता है और वो समझ लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही था, उसने गलत पूछा हुआ था। अधिगम करता ज्ञान का सृजन करता है, बिल्कुल जो सीख रहा है वो ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है, तो ये भी सही है। अधिगम करता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही बात है, खुद ही होगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल, कितना सीख रहा है, कैसे सीख रहा है। तो यहाँ पर पहले हमें सीधा ही मिल गया, आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, ऐसा नहीं है, कई तरीके से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि उसने पूछा हुआ था गलत। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक भिन्नता का प्रमुख कारण है। देखो अब यहाँ पे एक और अच्छा क्वेश्चन आया है, इसमें वैयक्तिक भिन्नता की बात करी हुई है, और वैयक्तिक भिन्नता होती है तो जो भी बालक होता है या मनुष्य होता है उसमें दो ही कारक होते हैं मेन, एक आनुवांशिक और दूसरा वातावरण। मतलब आनुवांशिक या वंशानुक्रम एक ही बात होता है। तो आनुवांशिक होता है जो जेनेटिक्स मतलब पैतृक गुण होते हैं, और वातावरण मतलब जो चारों तरफ वातावरण में है उसके हिसाब से परिवर्तित होते हैं। तो इन दोनों के सहसंबंध से ही व्यक्ति का विकास होता है, और उसमें जो व्यक्ति भिन्न होंगे एक दूसरे से वो इन्हीं दोनों के कारण होते हैं। तो यहाँ पर वंशानुक्रम पहला ऑप्शन था, वातावरण दूसरा था, तीसरा बुद्धि का अंतर, और चौथा है वंशानुक्रम तथा वातावरण। तो ये दोनों के सहयोग जब मिलते हैं तो सब लोगों में अंतर आता है, और इसी कारण उनमें भिन्नता होती है। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण इसका बेस्ट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं, मतलब समायोजित हो चुका है वो, तो उसे मतलब सबसे अच्छा बेस्ट व्यक्ति माना जाता है जिसने समायोजन कर लिया, मतलब उसको कोई किसी से दिक्कत नहीं है, वो हर तरीके से अपने को समायोजित कर लेता है, मतलब ढाल लेता है कहते हैं। तो पहला ऑप्शन था स्वयं एवं वातावरण के मध्य क्षेत्र में संबंध, सामाजिकता की भावना, स्पष्ट निश्चित लक्ष्य, ये सभी देखो सारी की सारी समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। वैसे स्पष्ट एवं निश्चित भी लक्ष्य होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। सामाजिकता की भावना होगी तो और अच्छी बात है, समायोजित कर लेगा। स्वयं एवं वातावरण मध्य से संबंध, मतलब अपना और वातावरण के साथ बहुत अच्छा तालमेल, मतलब वातावरण नॉर्मल सामाजिक लोग रह रहे हैं उनके साथ में अच्छा तालमेल बिठाएगा, तो वैसे भी क्या होगा, बहुत अच्छा उसका समायोजन होगा। तो ये सारी ही विशेषताएं हो गई एक समायोजित व्यक्ति की। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट, ये सभी। अगली बात कर लेते हैं, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। अगर आप संवाद कर रहे हो तो उससे क्या उभर कर आना चाहिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी बढ़ाएगा। आप सोच के देखना कि आप किसी से वार्तालाप कर रहे हो तो आपके अंदर से क्या उभर के आएगा, विवाद। ठीक है, परस्पर संवाद का मतलब ये विवाद होता है लड़ाई से मतलब, लेकिन परस्पर संवाद का मतलब हमेशा लड़ाई नहीं होता, इसका मतलब विवाद तो नहीं होगा। दूसरा सूचना, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन तो लेके आते हैं लोग, किसी के पास कोई ग्रेड होती है उसकी बात कर लेते हैं तो दूसरे को सूचित करते हैं, वो उसको सूचना बोलते हैं। तो ये सूचना भी हमारा अभी तक नहीं है। तीसरा विचार, बिल्कुल अगर हम किसी से तर्क कर रहे हैं तो हम अपने माइंड से विचार आते हैं हमारे अंदर से कि हम उससे क्या कहना चाह रहे हैं और क्या मतलब है इनका। तो ये क्या थे, हमारे अंदर से निकल रहे थे वो विचार। तो उसने वही पूछा हुआ था परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए, तो विचार आते हैं।
तर्क वितर्क तो हम करते हैं विचारों के माध्यम से, लेकिन उभर कर क्या आता है, हमारा विचार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सी पार्ट, विचार। अगला बात कर लेते हैं 21वां क्वेश्चन की। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहे हैं। अब छोटे छोटे प्रश्नों का मतलब हो गया, हमने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आते हो, अपने प्रधानमंत्री का नाम बताओ। तो ये क्या है, छोटे छोटे प्रश्न है। अब इनके लिए बच्चा क्या करेगा, लिखित रूप में प्रमाण देगा, क्या लिख के देगा, प्रयोग करेगा इस पर या क्रिया करेगा, इस पे सिर्फ मौखिक आंसर देते हैं। तो जब बच्चे से छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका मतलब है हम उसके मौखिक आंसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं या परीक्षण कर रहे हैं। बच्चों का कौन सा परीक्षण हो गया, मौखिक परीक्षण। अगला बात कर लेते हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मौखिक परीक्षण। 22वां क्वेश्चन है, अधिगम के पुनर्बल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। देखो ये सारे के सिद्धांत हमने एक तरीके से याद किए। तो हमने बताया था सीएल हल लेकर लौटे थे, तो उनके जो बैल थे वो आपस में बढ़ गए थे, तो एक दूसरे की चारा खाने लगे थे, तो उन्होंने अपने थके हुए थे तो पुनर्बल का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया था, उनको एक दूसरे से अलग करके बांधा था, और वहां से हमने 4-5 सिद्धांत याद किए थे। तो वहां से उन्होंने क्या किया था, पुनर्बल का सिद्धांत, पुनः बल का प्रयोग करके, मतलब पुनर्बल का सिद्धांत। तो ये किसका हो जाएगा फिर, सीएल हल का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सीएल हल। अगला देख लेते हैं, छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है। अब मेन क्वेश्चन ये था कि इस क्वेश्चन में हम सिर्फ एक चीज नहीं कई चीजें सीखेंगे। यहां पर उसने 4 ऑप्शन दिए हुए, और चारों ऑप्शन में क्या हुआ है, छोटे छोटे और भी टुकड़े पार्ट दिए हुए हैं, जैसे उनके तत्व। तो अब इनकी हम व्याख्या करें कि उपलब्धि के लिए मतलब विद्यालय में तो क्या जरूरी नहीं है, अगर ये निकाल लें तो हम इसका आंसर बेस्ट तरीके से चूज कर सकते हैं। अगर हमें सबका मतलब पता होगा फिर भी हमें एक हेल्प मिलेगी अगर हम जान जाएं कि इसमें से नेगेटिविटी वाला वर्ड क्या है। जैसे अगर कोई छात्र विद्यालय में उपलब्धि है या नहीं है, उसका जाति से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि सब जातियों के बच्चे पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक जाति का नहीं पढ़ सकता। तो हमें जैसे ही एक जाति वर्ड मिला हम समझ गए ये आंसर तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि उपलब्धि जाति पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा लिंग पे भी नहीं करती। अब समान शिक्षा का अधिकार हो गया है, मतलब बच्चे बच्चियों में कोई अंतर नहीं होता, तो यहाँ भी लिंग का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिंग की वजह से उपलब्धि निर्भर नहीं करती। अब अगला आ गया शारीरिक बनावट। शारीरिक बनावट की वजह से बच्चे स्कूलों में जाते हैं या नहीं जाते हैं, इस पर कोई मतलब नहीं है। तो हमने 3 वर्ड अगर यहाँ से देख लिए तो हम समझ गए अब इनमें से कोई भी नहीं होगा। अब पहला ऑप्शन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो नेगेटिविटी वाला हो। जैसे स्वप्रत्यय मतलब खुद के मन से, मतलब खुद की वजह से या खुद के लिए छात्र जाते हैं, बिल्कुल। बुद्धि के हिसाब से भी जाते हैं, रुचि के हिसाब से तो होता ही है। और अभिप्रेरणा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो रुचि और अभिप्रेरणा भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा, स्वप्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा। अगली बात कर लेते हैं, अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है। अगर उसमें कोई अंतर है तो वो किस तरीके से जान पाएगा कि ये छात्र इससे अलग है। तो छात्रों को जानने के लिए शिक्षक के लिए जरूरी सब्जेक्ट होता है एक मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान पढ़ने से शिक्षक छात्रों को जान सकता है कि कौन किससे कैसे भिन्न है और किसको किस चीज की जरूरत है। तो शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक होता है मनोविज्ञान पढ़ना, क्योंकि मनोविज्ञान से बालकों के मन को भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो निबंध लिखवाकर बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता नहीं जान पाएगा, वाद विवाद से भी नहीं, परीक्षा परिणामों से भी नहीं जानेगा। वो सिर्फ जानेगा तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण से जानेगा, क्योंकि मनोविज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है शिक्षक के लिए उसके छात्र के बारे में कोई भी जानकारी, इंफॉर्मेशन जानने के लिए। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, बालक का विकास परिणाम है। अब बालक का जो विकास होता है वो परिणाम किसका होता है, वंशानुक्रम, वातावरण एवं दोनों का, आर्थिक कारकों का। तो ध्यान रखना, विकास कभी आर्थिक कारकों पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण पर ही प्रभावित होता है कारक। तो ये मेन कारक है, हमने शुरुआत में ही बताया था। ये जो दो वर्ड मिल जाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं किसी के भी विकास में। तो यहाँ पर हो जाएगा ए और बी दोनों। आर्थिक कारकों का इसलिए नहीं होगा तो बताया था कि अगर कोई बच्चा मान लीजिएगा कि आर्थिक कारकों की वजह से पढ़ नहीं पाया था, लेकिन बहुत से एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा कि जो शिक्षा चालक वगैरह है या और गरीबी वाले लोग हैं उनके बच्चे भी आईएएस बन जाते हैं। तो ये आर्थिक कारक अगर फैक्टर उनके लिए होता तो वो नहीं बन पाते।
तो बालक का विकास का कोई मतलब आर्थिक कारकों से नहीं होता, लेकिन ये मेन होते हैं। अगर उसमें जीन्स की प्रॉब्लम है या वातावरण अच्छा नहीं है तो फिर वो बालक प्रभावित होगा। तो दोनों ही ऑप्शन ए और बी सही थे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, तो हमने बुद्धि के सिद्धांतों से भी याद किया था। 2 और 3 दोस्त बना के उसने पीना यानी चीयर्स करना शुरू कर दिया था, और चीयर्स से याद किया था स्पीयर्समैन। मतलब उसने 2-3 मित्र और बना लिए थे, तो द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत बुद्धि का दोनों ही किसने दिए थे? स्पीयर्समैन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला बात कर लेते हैं, किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? ऑप्शन ए साक्षात्कार विधि, वैयक्तिक विधि, निरीक्षण विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो आप बता सकते हैं खुद आंसर इसका क्या होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि साक्षात्कार विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें बच्चे को डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं और वह लोगों से वो पूछ लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि सबसे बेस्ट विधि है अध्ययनकर्ता के लिए, इसके माध्यम से प्रश्न को पूछकर सॉल्व करने के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बात कर लेते हैं 28वें क्वेश्चन की, अधिगम निरोग्यता का लक्षण है, मतलब बच्चा अधिगम क्यों नहीं कर पा रहा है, इसका क्या रीजन है, इसका लक्षण पूछा हुआ है, कौन से हैं। भागने की प्रवृत्ति का, हाँ बिल्कुल। देखो अब यहाँ पे एक और अच्छी बात मिलेगी आपको कि कई एक आंसर सही होंगे। अब आपको बेस्ट चूज करना पड़ेगा। जैसे भागने की प्रवृत्ति का, अगर किसी की भागने की प्रवृत्ति है तो वो अधिगम की निरोग्यता का लक्षण है। प्रेरणा विप्रेरणा का अभाव, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा। देखो अधिगम निरोग्यता का लक्षण है सारे ही हैं, लेकिन जो अब प्रेरणा या प्रेरणा होती है ना, वो सबसे बड़ा रोल रखती है किसी को भी कुछ समझाने में। या जैसे हमने कहा किसी को प्रेरणा ही नहीं मिली, नहीं तो वो ये काम कर देता। ठीक है, तो ये प्रेरणा जो होता है बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझ लो, उनको परिवर्तन करने के लिए। तो जहां भी ऐसा वर्ड आएगा आप समझ जाएंगे इसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट। अगला होगा संप्रेषण का कार्य है। संप्रेषण मतलब एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेट करने कैसे कैसे कर सकते हैं हम, सूचना का आदान प्रदान करने में भी क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इसमें भी संप्रेषण चलता है, बताते हैं समझाते हैं, तो क्या है, एक दूसरे से बात करते हैं, तो क्या हो गया, संप्रेषण। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा में भी क्या होता है, संप्रेषण होता है, हम उनको समझा रहे हैं, किसी को प्रेरणा दे रहे हैं, तो इसमें भी संप्रेषण चल रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, उपरोक्त सभी। हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी। अगला बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की। अब देखो कंप्यूटर की शिक्षा जैसे शुरुआत होगी तो ये नई शिक्षा है, कंप्यूटर की शिक्षा की सिफारिश करेगा, मतलब अब एक नई शिक्षा की शुरुआत करने की बात कर रहा है। और नई शिक्षा की बात करेगा तो नई शिक्षा नीति नहीं बन जाएगी। आप याद रखेंगे इसको कैसे, कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की। तो अब कंप्यूटर की शिक्षा की सिफारिश चल रही है, मतलब शुरुआत हो रही है, नई तरीके से शिक्षा दी जाएगी कंप्यूटर की भी। तो जो नई चीजें होती है उसको नई शिक्षा दी गई, किसकी, नई शिक्षा नीति ने। तो नई शिक्षा नीति ने नई शिक्षा की सिफारिश की थी, किसकी, कंप्यूटर की। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो हम समझ गए यहां से कि कैसे क्वेश्चनों को बनाना है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना